Okay, so ladies and gentlemen, this is class of let's say part of the session in which we are going to talk about various tools and techniques which have a reasonable impact on the score we actually get in our competitive exam. जैसे CSS का रिजल्ट आता है तो we have two types of candidates. एक वो होते हैं जिनकी DMC देखने के काबिल नहीं होती, मसलन उनका स्कोर कोई होता है 400 500 में, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो खुद ही माशाल्लाह डीएमसी से भेज देते हैं क्योंकि इनको उनका जो स्कोर है वो अच्छा आया हुआ था, दैट इज़ अराउंड लेट्स से 580 600 650। बाकी उसके अलावा जो भी आपको डीएमसी मिले वो फेक होती हैं। जैसे 2020 के रिजल्ट के हवाले से एक फेक डीएमसी सर्कुलेट कर रही है जिसमें एक इंडिविजुअल ने 778 मार्क्स स्कोर किए हैं और कोई एक आधे पेपर में फेल भी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एग्जाम सिनेरियो जिसमें आपका स्कोर किन चीज़ों की वजह से मुतासर हो सकता है, उनको हम देखेंगे। So we start this debate with this fundamental question as to what are the tools that impact the score in competitive exam. आपका CSS का एग्जाम भी हो सकता है, PMS का एग्जाम भी हो सकता है, whatever. अब हम एक फेज्ड मैनर में चीज़ों को डिस्कस करेंगे विदाउट ब्लिंकिंग द फैक्ट। पहली चीज़ याद रख लें जो कि आपके स्कोर को मुतासर कर सकती है और वो करती है, वो है आपके MCQs में स्कोर। आपके पास अंग्रेजी के 2 सब्जेक्ट छोड़ दें, बाकी हम अगर 10 सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो एमसीक्यूज के हर पेपर के 20 नंबर और 10 पेपर के ये बन जाते हैं आपके 200 नंबर। अब यहाँ पे जो एवरेज कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने एमसीक्यूज तैयार नहीं किए होते, जिनके नज़दीक एमसीक्यू को प्रिपेयर करना इट इज़ नॉट दैट सीरियस है जॉब, उनके 8 से 10 एमसीक्यूज पर पेपर ठीक होते हैं। अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोई 100 एमसीक्यूज हो जाते हैं। ऑन द अदर एंड वी हैव अ कैटेगरी ऑफ सीएस कैंडिडेट्स एज वेल, जिनको लगता है कि सीएसएस में रिटन क्वालिफाई करना इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, बंदा अनएलोकेट भी हो सकता है और एट द सेम टाइम अपने डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेट होना ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट डिमांड्स के भाई हम सीएसएस की प्रिपरेशन करें और उसके लिए स्कोर का डिफरेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। तो वो जो 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 डिफरेंस है वो क्रिएट कर लेते हैं कोई 16 एमसीक्यूज पर पेपर और फिर 10 पेपर्स में दिस इज अराउंड 160 मार्क्स। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आ जाता है अराउंड 160, मतलब कोई 60 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। तो आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर इंश्योर करनी है कि जनरल साइंस एबिलिटी हो, पाकिस्तान करंट अफेयर्स हो, इस्लामियात हो या आपके दीगर ऑप्शनल्स जो हैं उनके आपने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और उसके लिए मैं आपको एक बेसिक स्ट्रैटेजी यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक काम कर लें, और वो काम ये है कि आप जो सब्जेक्ट अभी तैयार कर रहे हैं उसी के साथ ही आप उसके एमसीक्यूज भी तैयार कर लें। मसलन एवरेज हम एक सब्जेक्ट एक महीने में तैयार कर लेते हैं, तो दिन को हम उसके नोट्स बना लें, रात को हम उसी सब्जेक्ट के कोई 200 300 एमसीक्यूज भी कर लें, एक महीने में एक सब्जेक्ट भी हो जाएगा और 5 से 6 हज़ार आप इस सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज भी कर लेंगे। अगर आप ये अपर लिमिट कर लेंगे तो उसके फौरन बाद ही आप देखेंगे देयर इज अ टेंजिबल रिजल्ट ऑन ग्राउंड, और वो रिजल्ट ये होगा कि आपके फिर 20 में से 16 एमसीक्यूज ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड है कि जिन लोगों का मेडिकल का बैकग्राउंड है या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, इवन बिजनेस का जो बैकग्राउंड है, वो इस चीज़ को ज़्यादा कैपिटलाइज कर लेते हैं। सोशल साइंसेज वाले, लॉ वाले, दीगर फील्ड्स वाले उसे कम कैपिटलाइज कर लेते हैं। वो है ओवरऑल जीके के 3 पेपर में इसको। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि भाई हमारे जीके के जो पेपर हैं वो हैं 3। हर पेपर में हमारे पास 100 नंबर हैं, ये 300 नंबर हो गए, जिसमें हमारा जो पास है तीनों पेपर्स को मिला के वो है 120 के ऊपर। अब एस्पायरेंट से गलती क्या कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि यार अगर हमने ना 60 नंबर ले लिए लेट्स से करंट अफेयर्स में, 60 नंबर हमने ले लिए पाक अफेयर में, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जिससे होगा ये कि हमने अगर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 10 नंबर 20 नंबर भी ले लिए तो दैट वुड बी ओके। अब हकीकत इससे बिल्कुल मुनाफी है, इससे बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। हकीकत ये हमें बयान करती है कि
देयर आर पीपल जिनके पाकिस्तान अफेयर्स में 35 तक नंबर भी आ जाते हैं। अगर हम 2018 के रिजल्ट को बेस बना लें, तो आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड कि आप देखें कि जो इवन द पीपल हु हैव टॉप्ड सीएसएस, उनके पाक अफेयर्स में बड़े लिमिटेड नंबर हैं। और देर आर पीपल जिनके कोई आप कह सकते हैं कि जो नंबर हैं करंट अफेयर्स में 2019 में वो कम आए हैं। सो दिस हैपेंस कि आप ये जो स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि आपने महज पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के ऊपर ही रिलाय करना है और वहीं से आपने जो है कोई 60 नंबर लेके और 30 नंबर आपने एमसीक्यूज के करने, दिस इज ग्रॉसली अ मिसगाइडेड स्ट्रैटेजी। डू नॉट डू दैट। आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस पेपर में, और वो है आपका जो साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे एवरेज कैंडिडेट जो है वो साइंस में नंबर कितने लेता है, कोई एवरेज कैंडिडेट आपको मालूम होना चाहिए साइंस में कोई नंबर ले लेता है 35, 45। इस साल की मैंने कोई अभी तक 70-80 डीएमसीज जो हैं वो देखी हैं, जिसमें एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि देयर वर डीएमसी जिसमें 35 नंबर साइंस एंड एबिलिटी में है, तो उसका ओवरऑल स्कोर के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा था। तो जीके में फेल होते हैं लोग फिर इस वजह से। साइंस एंड एबिलिटी में 35 एवरेज कैंडिडेट के, 65 एक सीरियस कैंडिडेट के। हालांकि इसमें 85 तक नंबर लिए जा सकते हैं एंड दैट कुड मीन मच। याद रखें अगली बात कि यहाँ पे आपने कितना डिफरेंस क्रिएट किया, 40 नंबर का। अब आपने 60 नंबर एमसीक्यूज में डिफरेंस क्रिएट किया, 60 नंबर 40 नंबर का आपने साइंस में डिफरेंस क्रिएट कर लिया, तो ये 100 नंबर का डिफरेंस है। तो जब रिजल्ट आती है तो ये होता है कि कुछ लोग फेल होते हैं तो भी उनके 650 नंबर होते हैं, कुछ लोग पास भी होते हैं तो उनके कोई 595 नंबर होते हैं, और उनको जो बेयर मिनिमम जो मार्जिन है 600 का वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो इस चीज का आपने करना ये है कि पाकिस्तान और करंट अफेयर को तो आपने फोकस करना ही करना है, बट एट द सेम टाइम आपने साइंस को भी लाइट नहीं लेना। एक सेकंड ये कि साइंस में फिर आपका ऑब्जेक्टिव कितना होना चाहिए। मेरे नजदीक 300 में से 175 शुड बी योर मिनिमम टारगेट, कि भाई आपने इतने लेने हैं, इससे कम नहीं लेने। इफ यू हैपन टू बिलोंग टू पंजाब, तो आप 185 तक का तो इसमें लास्ट वन टारगेट डेवलप करें, क्योंकि उसके उसके बगैर बेसिकली नथिंग ऑन द ग्राउंड इज वर्चुअली पॉसिबल। ओके, सो द अदर मेन थिंग इज बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स। इसके ऊपर भी काम करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना वैसे सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। दो तरह के कैंडिडेट्स हैं, अगेन इफ आई मे ड्रॉ कंपैरिजन। एक वो कैंडिडेट्स हैं जो कि बगैर पेपर अटेम्प्टिंग की प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। उनके भला कितने नंबर आते हैं, जब वो एग्जाम में जाते हैं तो वो 5 से 6 मेजर इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। पहला मसला, उनके 4 सवाल एग्जाम में मुकम्मल नहीं होते। हमेशा वो ट्राई करते हैं कि जी 2 सवाल अच्छे हो गए, तीसरे के ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया, चौथे का बस इंट्रोडक्शन लिख लिया और टाइम पूरा हो गया। सेकंड, उनके जो 3 सवाल भी उन्होंने किए हैं ना, उनमें उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही वीक होती है। अगेन, नंबर तो आपकी प्रेजेंटेशन की बुनियाद पर आते हैं। तीसरा, कंटेंट लेवल उनका बहुत ही पुअर होता है, क्योंकि हाफिजर्डली चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होता, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और इस तरह की कोई एक्सप्लेनेटरी टूल्स वो इस्तेमाल नहीं करते। चौथा, रिलेटिव जॉर्गन्स इस्तेमाल नहीं करते, कि भाई वॉर का टॉपिक है तो वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ वोकैबुलरी फॉर द वॉर, और फिर पीस का टॉपिक है तो वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ वोकैबुलरी फॉर दैट एज वेल। अब होता ये कि जब ये 4 से 5 चीजें वो इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तो उनके पर आंसर जो नंबर आते हैं वो है 8 नंबर। अब एक पेपर में 4 सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं, तो दिस इज रफली अराउंड 4 × 8 इज इक्वल 32 मार्क्स। और इसे आप 10 पेपर पर ले जाएं तो दिस बिकम्स अराउंड 320। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के प्रोसेस से गुजर के जाते हैं, उनके नंबर बड़े अच्छे आते हैं कि वो चारों चीज़ें ये इम्प्रूव कर लें, प्रैक्टिस कर लें, अच्छा खासा काम कर लें जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, तो उनके एवरेज पर क्वेश्चन 4 नंबर ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे पहला कैंडिडेट 8 नंबर ले रहा था,
अब ये कैंडिडेट वहां पे 12 नंबर ले रहा है. Multiply 12 by 4, this is 48, and multiply 48 by 10, this becomes 480. तो आप 120 नंबर का डिफरेंस यहां से भी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे मालूम ये हो रहा है कि देयर इज फॉल्ट इन अवर स्टार्स, नो नॉट फॉल्ट इन अवर स्टार्स, द फॉल्ट इन अवर स्ट्रैटेजीज. कि जी हम एक चीज को अच्छे तरीके से एनालाइज ही नहीं कर रहे कि एज वेयर इज द स्पेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन अ पर्टिकुलर पेपर. तो पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स को मैंने रिड्यूस किया है इन 3 चीजों के ऊपर. पहली आ जाती है आपकी टाइम मैनेजमेंट, सेकंड आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, तीसरी आ जाती है आपकी हाउ टू राइट आंसर. और हम इन सब चीजों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं. पेपर अटेम्प्टिंग में पहली चीज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, इसके ऊपर बात कर लेते हैं. मसलन आप 8:45 के अराउंड पेपर में एंटर होते हैं एग्जाम हॉल में. पहली चीज लेडीज एंड जेंटलमैन आपने ध्यान में रखनी है कि डू नॉट एंटर एग्जाम रूम विद अ प्री कंसीव नोशन. क्या आपने जो तैयार किया है वही आ जाना है, या जो बाहर लोग फिर सवाल डिस्कस कर रहे होते हैं कि साल ये आएगा, इस साल वो आएगा, ये इस तरह का कोई कुछ नहीं आता. आपने अपनी कैपेसिटी के ऊपर रिलाय करना है, आपने अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर रिलाय करना है. नथिंग मोर नथिंग लेस, बस. वन. सेकंड चीज आपने ये करनी है कि 9 बजे जैसे ही आपको एग्जाम कॉपी मिल जाए तो आपने पहले एमसीक्यूज कर लेने हैं. एमसीक्यूज के लिए मैं आपको ये कह दूं कि आप सिर्फ 10 मिनट लें, उससे ज्यादा ना लें. अब देखें एमसीक्यूज 3 तरह के होते हैं. एक वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको आ रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान कब आजाद हुआ, तो आप सब लोग कहते हैं जनाब 14 अगस्त 1947. आप पहले वो एमसीक्यूज कर लें. सेकंड आपके पास एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको डिवाइडेड एक सेंस दे रहे होते हैं कि इसमें ए हो सकता है, या इसमें सी हो सकता है, या इसमें डी हो सकता है, और उसमें आप एक एजुकेटेड गेस की बुनियाद के ऊपर ठीक है. तीसरे फिर आपके वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको आते ही नहीं कि अकबर बादशाह जिस घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा था, वो उस घोड़े का जो नस्ल था वो ईरान से किस रास्ते आया था. अब आपको पता ही नहीं कि वो रास्ता क्या है. सो टू से कि वो ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि हमें नहीं आ रहे होते और उनके ऊपर खामखा टाइम जाया करने की कोई ज़रूरत नहीं. सो आपने इन 10 मिनट में पहले वो एमसीक्यूज कर लिए जिनकी मीनिंग आपको मुकम्मल आ रही थी. सेकंड वो एमसीक्यूज कर लिए जिनमें आपका ओपिनियन थोड़ा सा डिवाइडेड था एंड यू रिक्वायर्ड एन एजुकेटेड गेस. और थर्ड आपने वो एमसीक्यूज कर लिए जो कि आपको नहीं आ रहे थे एंड यू हैव नो चॉइस एक्सेप्ट के रीड आयतुल कुर्सी एंड जस्ट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद फिर आपको 9:10 तक मिल जाता है सब्जेक्टिव पेपर. अब इसमें अगले 15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. काफी लोग यहाँ पे सवाल शुरू कर लेते हैं लिखना, एक सवाल पढ़ लिया उसे लिखना शुरू कर लेते हैं. वेल दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, दैट आई रिस्पेक्ट दैट स्ट्रैटेजी, बट देयर इज अ बेटर स्ट्रैटेजी यू कैन गो विद. और वो स्ट्रैटेजी ये है कि इन 15 मिनट में आपने ये 3 काम करने. नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने. अब या तो ऐसा होता है कि आपको सारे सवाल आ रहे होते हैं, या तो ऐसा होता है कि कोई भी सवाल नहीं आ रहा होता. ऐसा भी होता है कि आपको इसलिए नहीं आ रहे होते सवाल के आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि आपको इसलिए भी नहीं आ रहे होते क्योंकि आप उसमें सीरियसली विद इन एग्जाम रूम इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते. तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस पहले कर लेनी है. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सेकंड आपने क्या करना है कि उनमें देखना है कि कौन सी चीज पूछी जा रही है और कैसे. अगर मैं इसको आपको जो है ना मैप के ऊपर नहीं, मिसाल के तौर पर बताऊं कि मसलन ये आपको अगली लेट्स से ये जो मिल जाती है, लेट्स से एनालाइज दिस, जस्ट रोल डाउन. पहले हम इसको देख लेते हैं फिर हम इसकी मिसालें लेते हैं. तीसरा काम आपने करना है कि तीनों सवालों को इक्वली आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है. अब उसके बाद हम फिर चारों सवालों की थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि जहां पे आपने पहला सवाल 9:25 पे शुरू कर लिया, एंड मुमकिन है कि वहां पर आपके आसपास जो कैंडिडेट्स बैठे हुए थे उन्होंने शुरू भी कर लिया पहला सवाल लिखना और 4-5 पेजेस भी लिख लिए और दिस इज वेयर यू स्टार्ट वरिंग. लेकिन आपने करना ये है कि इन 15 मिनट में यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर.
और 9:25 पे आपने लिखना शुरू कर लेना है पहला सवाल। टेक्निकली मैं बताऊं आपको, पहला सवाल ज़्यादा टाइम ले लेगा, 45 मिनट्स तक ले लेता है, क्योंकि नया नाम लिख रहे होते हैं, नई नई चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं। फिर ये कि पहला सवाल जो है वो एक ओपिनियन मेकिंग क्वेश्चन होता है, वो एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि अच्छा काइंड ऑफ पर्सन यू आर, काइंड ऑफ लेवल यू हैव एंड काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन गो ऑन। तो इस सूरत हाल में इस सूरत हाल में पहला जो क्वेश्चन है दैट रिलेटिवली टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम। सेकंड क्वेश्चन 35 मिनट्स, थर्ड 35, फोर्थ 35। आपने आखिरी 5 मिनट लाजमी रखने हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हैफजर्ड एटीट्यूड नहीं। यू नीड टू डू थिंग्स इन अ पेस दैट थिंग्स रिक्वायर टू डू सो। कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी। ये होती पहले 15 मिनट की गेम है, लेकिन उसके बाद ये सारा काम मिसकैलकुलेट हो जाता है अगर आप उन्हें हैफजली करने की कोशिश करें। सो लेट्स बी मोर स्पेसिफिक वंस वी आर डन विद टाइम मैनेजमेंट। तो एमसीक्यूज के ऊपर हमने थोड़ी सी बात कर ली है कि भाई आपने एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट 5,000 तैयार कर लेने हैं। आपने एमसीक्यूज इसलिए भी तैयार करने हैं कि कभी कभी ये रिजल्ट आ जाता है ना कि फला इंडिविजुअल ऑप्शनल में 32 नंबर पे फेल हो गया। अब 1 नंबर चाहिए था, आप फेल हैं, यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट्स पास हैं, आपके 650 नंबर हैं, लेकिन आपके यूएस हिस्ट्री में 32 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके 32 नंबर हैं। आप इससे बच जाएंगे कि कितनी भी टफेस्ट चेकिंग हो, आपको कम से कम इतना स्पेस उसमें ज़रूर होगा कि आपके 15 एमसीक्यूज 16 एमसीक्यूज ठीक हो जाएं, और कोई 2 सवाल भी आप अच्छे कर लें, 2 सवाल थोड़े से हल्के कर लें, तो चलें 6-6 नंबर, 8-8 और 4-4 नंबर आ जाएंगे आपके। फिर भी आपके कोई लेट्स से ये बन जाते हैं, कोई 28 और 16 हम देख लेते हैं, कोई 44 नंबर तक 40 नंबर आप ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन जब आपने 9:15 पे करनी थी, तो आपने ये 4 काम कर लेने हैं। अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द क्वेश्चन, डिस्कस, क्रिटिकली इवेल्युएट, डिस्क्राइब। इनकी मैं आपको एक लिस्ट भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आप उनसे थोड़ा सा देख लें। सेकंड, वो सवाल करने जिसका आपको की टर्म पता हो। एक सवाल पूछा गया, व्हाट आर नॉन स्टेट एक्टर्स? Do you really believe that non-state actors pose more security threat to the security of Pakistan than state actors? सब पता ही नहीं है non-state actor क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि आपने क्या इसके ऊपर लिखना है? What is hybrid warfare? Discuss tools and techniques of hybrid warfare. अगर हमें पता ही नहीं है कि ये जो टर्म है ये क्या है, हम कैसे आगे चीजों को लिख सकते हैं? थर्ड, आइडेंटिफाई मेन बर्डन ऑफ प्रूफ, कि आपसे बात पूछी क्या गई है। मैं इसकी एक मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ या वेटेज से हम क्या चीज जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। हम इससे बेसिकली ये चीज अज्यूम कर रहे हैं कि भाई आपने देखना है कि ये जो सवाल है, discuss the tools and techniques of hybrid war, suggest strategies to deter modern hybrid warfare। अब आपने क्या कर लिया कि टूल्स एंड टेक्निक्स वाला जो हिस्सा है इसको अज्यूम करना कि ये 10 नंबर का है, और स्ट्रैटेजीज टू डेटर ये भी 10 नंबर का है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस बात के ऊपर कितना लिखना है। ऐसा ना हो कि पहली साइड के ऊपर आप 6 पेजेस लिख लें और दूसरी साइड के ऊपर मैं एक या आधा पेज लिख लें। दिस विल बी अ lopsided क्वेश्चन and would definitely affect your score. सेकंड मसलन आपके पास सवाल है, why was Pakistan placed on FATF grey list? What are its implications and suggest measures to move out of the list? अब ये जो पहला पार्ट है इसको आप कर लेंगे 10 नंबर का। जो सेकंड पार्ट है उससे अगेन आप 10 नंबर का कंसिडर करके फिर 2 हिस्सों में डिवाइडेड करेंगे। 5 नंबर की इम्प्लीकेशंस हो गई और 5 नंबर का आपका वे फॉरवर्ड हो गया। इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ करना। एंड एग्जामिनर रिपोर्ट में भी ये बात पॉइंट आउट की गई है कि जो बात हमने पूछी है वो बयान नहीं करता है पेरेंट्स। They start beating about the bush. They start answering and addressing unnecessary and irrelevant things. They do not focus on anything. और सवाल आपने वो करना है जो कि आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हो। काफी लोग हैं जिनकी इकोनॉमिक्स एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होती, फिर आपने उस सवाल में फिर हाथ भी नहीं डालना, क्योंकि फिर देखें ना, फिर इकोनॉमिक्स के आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, आपको फिर डायग्राम पे चीजें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी आप इकोनॉमिक्स का सवाल करेंगे दैट वुड बी कॉन्सिक्वेंशियल फॉर यू।
वो आपके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कैरी करेगा। डू नॉट डू दैट। अच्छा, उसके बाद ये मैंने इसकी वैसे 3 मिसालें दी थी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसको देख लें। अब आते हैं कि जो मैंने आपको कहा कि ये सी, ये आपको पता है, ये हम यहाँ से डिस्कशन कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। उसमें हमने ये जो 9:10 से 9:25 तक की बात की, उसमें हमने कहा कि भैया आपने 3 चीज़ें करनी है। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, उसके लिए हमने बात कर ली है। फिर हमने कहा कि भाई एलोकेशन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, वो भी हमने कर लिए। अब हमने करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मसलन ये 4 सवाल हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिए। हमने करना क्या है कि हमारे पास जो सीएसएस एग्जाम की कॉपी होती है, उसमें होते हैं कोई 26 पैजेस। 26 में से जो पहला पेज होता है ना, वो आप समझ लें कि कोई 3 लाइनों का पेज होता है। बाकी जो पेजेस होते हैं वो 27 लाइनों के पेज होते हैं। बड़ा लंबा पेज होता है। लिखने लिखते वक्त पता चल रहा होता है कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहा पेज, कोई इतना कोई लंबा कोई लिखना है। तो आपने आखिरी पेज पे जो 26 पेज है ना, वहां पे जाके करना ये है कि ये एरो ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और सारे क्वेश्चंस वहां पे जाके एक ही टाइम पे ब्रेनस्टॉर्म कर लें। मसलन आपने 4 सवाल ब्रेनस्टॉर्म करने थे, एक सवाल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जब आपने सारे क्वेश्चंस एक ही टाइम पे ब्रेनस्टॉर्म कर दिए होते हैं, तो आपके दीगर दोस्त उस टाइम एक सवाल आधा टाइम कर चुके होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वही सारे दोस्त 2 सवाल अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो खामोश बैठे होंगे, या उन्हें परेशानी हो रही होगी कि अब कौन-सा सवाल करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए। उस मेजर चॉइसेस में होंगे, फिर उनको ब्रेनस्टॉर्म करने में वहाँ पे मुश्किल होगी। आपने शुरू में जब सारे ब्रेनस्टॉर्म कर लिए तो आपको लगे 15 मिनट, 4 सवाल पर क्वेश्चन आपने 3 से 4 मिनट ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, क्या हो जाता है? लेकिन इसको आपको फ़वायद ये होंगे, मैं आपको बता दूँ। पहला फ़ायदा, आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा सवाल है जो कि आपने पहले करना है, कौन-सा सवाल है जो कि आपने दूसरे नंबर पे करना है, कौन-सा सवाल है जो कि आपने तीसरे नंबर पे करना है, और कौन-सा सवाल है जो कि आपने चौथे नंबर पे करना है। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बेस्ट, बेस्ट, बेटर और बेस्ट। यानी कि आपने जब सारे सवाल ये ब्रेनस्टॉर्म कर लिए, तो आपको पता चला कि भई आपने कौन-सा सवाल करना है पहले। दैट शुड सेट द प्रेसिडेंट, दैट शुड सेट द टोन कि भई व्हाट टाइप ऑफ इंडिविजुअल आर, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यू एज़ अ कैंडिडेट possess, and to what extent and in what manner you are analyzing things. Is the manner of analysis perfect or not? फिर जब आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, तो दूसरा आपको फ़ायदा ये होता है कि आप विद इन पेपर इम्प्रोवाइज़ेशन कर सकते हैं। मसलन आपने पहला सवाल जो था वो सिलेक्ट करके उसका जो जवाब है, वो लिख लिया। अब उस जवाब लिखते दौरान भी आपका दिमाग चल रहा होता है और आपको नए-नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं। आपने फ़ौरन क्या कर लिया कि जो नए आइडियाज़ आ रहे थे, आखिरी पेज पे गए और वहाँ पे अपडेट कर लिया। तीसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आपने एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर लिए होते हैं ना, तो आपके लिए अब ये डिबेट ख़त्म हो जाती है कि भई अब एक सवाल पता नहीं आपसे कितना टाइम लेगा। इट इज़ परफेक्टली गिवन कि आप विदिन 35 मिनट्स उस सवाल को आराम से कर लेंगे। मसलन अगर आप ये 15 मिनट नहीं ऐड करते, तो आपके पास फिर बच जाते हैं 40 मिनट्स। लेकिन उस 40 मिनट्स का क्या फ़ायदा जिसमें हर सवाल के ऊपर आपके 7 से 8 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ऊपर चले जाएँ और फिर आपको जवाब जो है वो अच्छे तरीके से भी प्लान ना कर सकें। सो दिस वुड हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट। डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस। सो प्रायोरिटाइज़ जब हो गए, तो आपने इस इन चीज़ों का प्रेज़ेंटेशन स्किल्स का ख़्याल करना है। मसलन आपका जहाँ पे रेलेवेंट हो, आपने मैप ज़रूर लिखना है। जहाँ पे रेलेवेंट हो वहाँ पे डायग्राम, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाने हैं। अब इसके लिए मैप मैं आपको रिकमेंड करूँगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के जो ज्योग्राफी है, अंदरूनी सूबों का सीपैक है, इन चीज़ों का आपको मैप मैप पता हो। साउथ एशिया के मैप पता हो आपको, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये आपको पता हो। साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट है, आपको ये दोनों ममालिक का पता। ईरान, सऊदी अरेबिया, चीन, अमेरिका, ये चंद मेजर ममालिक हैं जिनके आपको ना मैप्स पता होने चाहिए। मिडल ईस्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद होता है जार्गन। हर एक टॉपिक का, हर एक पेपर का अपना एक डिफरेंट डिक्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है।
जनरल स्टडीज है उसका अपना है, आईआर है उसका अपना है, पॉलिटिकल साइंस है उसका अपना है, सोशियोलॉजी है उसका अपना है, क्रिमिनोलॉजी है उसका अपना है। आपने ये इंश्योर करना है कि अपने पेपर में जॉर्गन का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। और फिर रेफरेंसेस देखें, आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हाउसेस मोर देन 200 मिलियन पीपल, आपका दोस्त भी कह रहा है यही बात, तो फर्क क्या है? लेकिन एक इंडिविजुअल है जिसमें आपको एक इंडिविजुअल है जो कि ये लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान हाउसेस मोर देन लेट्स से 200 मिलियन पीपल। फर्क क्या है कि एक बंदे ने रेफरेंस के साथ बात की है, दूसरे बंदे ने बगैर रेफरेंस के बात की। और ये जो आखिरी चीज है ना, इसको तो आप बिल्कुल पल्ले से बाहर लें। योर आंसर मस्ट बी रेलेवेंट। आपसे जो बस पूछी गई है बात, आपने वो बतानी है प्लीज। आपने पूरी नॉलेज नहीं जानी, जो आपने इंटेलेक्चुअली साउंड आपने कोई नोट्स बनाए थे वो सारे नहीं लिख के आने। आपको जो बात पूछी गई है आपने वही आंसर करना। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि आपने सवाल का आंसर कैसे लिखना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो है एक क्वेश्चन है कि जी, डिस्कस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉर, सजेस्ट मेजर्स टू डिटर मॉडर्न हाइब्रिड वॉर। अब इसके लिए मिसाल के तौर पर हम एक लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ शुड आवर आंसर बी। अब हमारे आंसर के लिए ये आपने ना थोड़ा सा देख लेना है। आपने करना ये है कि जो कॉपी आपको मिली हो दोनों तरफ उसके इस तरीके से आपने बॉर्डर्स बना ली, इधर से भी इधर से। 3 पेन आपने इस्तेमाल करने, ब्लू पेन मार्कर, ब्लैक मार्कर, और जो जेल पेन है वो आपने इस्तेमाल करें। इंक पेन को मैं वैसे इसलिए डिस्करेज करता हूँ क्योंकि उसकी जो राइटिंग है ना वो कोई 1.5-2 महीने बाद फेड आउट कर जाती है, उसमें जो ग्लो है वो जो चमक है वो नहीं रहती। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। उसके बाद फिर आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2, आंसर। और आंसर वाली लाइन पे आपने क्या लिखना है? टॉपिक फ्रेज लिखना है। Hybrid war, its tools and techniques, and strategies to deter modern hybrid war. आपने वर्ड लिखा सिनॉप्सिस, और उसमें अब अगली स्ट्रैटेजी दोनों तरह की हो सकती है, या आप डिटेल आउटलाइन लिखें। ये वो लोग काम करें जिनकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं है आपको, लिहाजा इस तरीके से एक स्मार्ट सिनॉप्सिस टाइप आउटलाइन लिखें। Introduction, hybrid warfare, tools and techniques of hybrid warfare, analysis, strategies to deter modern hybrid war, and conclusion. अब पता चल गया कि भाई आपसे जब बात पूछी गई थी आप वो आंसर कर रहे हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना शुरू कर लिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के फौरन बाद आपने ना कोई कोटेशन देनी है। Our enemies know that they cannot beat us fair and square and have thus subjected us to cruel, evil, and protracted hybrid warfare. COS कमर जावेद बाजवा etc. उसके बाद फिर आपने ये लिखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए याद रख लें, इट शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। आपका जो ओवरऑल आंसर है इट मस्ट नॉट एक्सीड 700 to 800 वर्ड्स। मतलब 700 से 800 वर्ड्स में आपने लिखना है, उससे कम कम वाला ना हो, वो फिर कंप्रोमाइज हो जाता है आपका आंसर। उसे खामखा ज्यादा भी ना हो। देखें काफी लोग क्या करते हैं, पहले सवाल के ऊपर 10-11 पेजेस लिख लेते हैं, आखिरी सवाल के ऊपर 2 पेजेस होते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि पहले सवाल के ऊपर 40 नंबर थे और आखिरी सवाल के ऊपर आपके कुल 5 नंबर थे। नो, each and every question has equal number of, let's say, marks, equal numbers. आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन मस्ट बी रिटन इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन आस्क्ड। जो बात आपसे पूछी गई उसके मुताबिक हो, रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन हो। डेफिनेशन हो गई, राइट डेफिनेशन विद रेलेवेंट सोर्स। डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद जो बात आपसे पूछी गई थी वो लिखें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न हाइब्रिड वॉर। ये हो गई आपकी हाइब्रिड वॉर। लिख लिया आपने, या आपने हाइब्रिड वॉरफेयर का एक मैप बना लिया। देखें बाकी लोग भी बातें यही कह रहे हैं, आप और दीगर लोगों में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क सिर्फ इसी बात के ऊपर आ रहा है कि हाउ यू हैव प्रेजेंटेड दैट इंफॉर्मेशन। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन, it is also about the manner in which you actually
प्रेजेंट दैट वेरी इंफॉर्मेशन। कोई भी डायग्राम आपका ऐसा ना हो जो कि आपने लेबल ना किया। उसके बाद आपने 3.1 लिखी नॉन स्टेट, 30 से 40 अल्फाज आपने लिखे, फिर आप अगली हेडिंग के ऊपर गए, फिर उससे अगली, एंड देन फिर आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिखी। और क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो उसकी पॉजिटिव्स हैं, जो उसकी नेगेटिव्स हैं, या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसके जो रेलेवेंस है वो लिख लेनी है आपने। स्ट्रैटेजीज टू डेटर मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर वो भी इसी तरीके से लिखनी है। और कंक्लूजन लिख के, कंक्लूजन शुड बी द समरी ऑफ द आंसर, और कंक्लूजन के नीचे आपने फिर दोबारा से कोटेशन लिख लेनी। आखिरी बात इसमें आप याद कर लें कि अगर तो सवाल है 20 नंबर का, तो आपके हेडिंग्स भी 20 होने चाहिए, कम से कम 16 हेडिंग्स होने चाहिए। आप बस ये अज्यूम कर लें कि 1 हेडिंग इज इक्वल टू 1 मार्क, और तभी आपका ये जो रैशनल टारगेट है फॉर 12 मार्क्स ये मुमकिन होगा। लास्टली आई वुड रिकमेंड यू कि 48 नंबर आपके रिटर्न, 15 नंबर आपके एमसीक्यूज, राउंड अबाउट हम कर लेते हैं 60 नंबर, 10 पेपर में आपके 600 नंबर हो गए। ऐसे कंपो 40-40 675 नंबर है ना आपके, तो यू कैन मनूवर इन इट, एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट लर्न व्हाट आर पेपर हैंडलिंग स्किल्स। क्योंकि आपने रिटर्न तो क्वालिफाई कर देना है, लेकिन रिटर्न के बाद जो मेजर मसला है कि आपके ग्रुप की एलोकेशन क्या होगी, दिस इज ऑफ utmost importance। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।